सब लोगों को नमस्कार। आपके बीच में आए हैं और ये छोटा सा एक प्रयास हमने किया है, जो छोटी सी लाइब्रेरी बनाई है। ये लाइब्रेरी चौथा लाइब्रेरी है अभी, लेकिन हम ये कंटिन्यू करते रहेंगे और जितनी ज़्यादा बना सकें उतनी बनाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि आजकल तो ऑनलाइन का युग है और सब कुछ तो कैमरे में है, कंप्यूटर में है, तो फिर हम ये बुकें क्यों रख रहे हैं? तो उसके लिए हम ये कह रहे हैं कि कंप्यूटर में सब कुछ है, मोबाइल में भी आप देख सकते हैं, लेकिन एक लाइब्रेरी जो होता है वो एक हमें एक प्रेरणा देता है कि ये किताबें हैं। कंप्यूटर में किताब दिखता नहीं, एक पन्ना दिखता है, एक जो आप पढ़ रहे हैं बस वही है। जब आप पढ़ रहे हैं, जब आपने बंद किया तो वो किताब खत्म, बंद हो गई है। यहाँ पर किताब है, आप जो पन्ना उठाएंगे उसको पढ़िए, किताब वापस रख दीजिए, दूसरा पन्ना उठाएंगे तो दूसरी किताब पढ़िए। इस तरीके से ये किताबें आपके साथ रहेंगी। दूसरी बात ये है कि जब आप एक किताब को रखते हैं अपने घर में और वो रोज़ आप उस किताब को देखते हैं, तो आपके मन में एक पढ़ने का, जो आदमी किताबों से दूर भी रहने वाला है ना, वो भी अगर डेली उसको एक किताब दिखाते रहें, एक लाइब्रेरी एक उसके दिमाग में रहे, तो उसको लगेगा कि ये किताबें हैं, तो इसमें कुछ कभी ना कभी उसका मन करेगा कि उसको उठाएगा, वो पढ़ेगा। तीसरी बात ये है कि जो किताबें हमने आपको दिया है, या हम जो किताबें बाकी लाइब्रेरी में भी हम रख रहे हैं, वो ऐसी किताबें हैं कि उनमें हमारे महापुरुषों का इतिहास है। इंटरनेट पे आपको इतिहास मिलेगा, लेकिन इस रूप में नहीं मिलेगा और इतनी डिटेल में नहीं मिलेगा। बहुत सारे इन महापुरुषों का कुछ मिलेगा ही नहीं, और अगर मिलेगा भी तो पॉल्यूटेड मिलेगा, प्रदूषित मिलेगा, वो कुछ और है और वहाँ कुछ और लिखा होता है। तो इसलिए ये किताबें हमने इसको डिवाइड किया है कि कुछ महापुरुषों की है, कुछ किताबें संविधान से संबंधित हैं। हिंदी में सभी किताबें हमने लेने की कोशिश की है, और जो स्टूडेंट हैं हमारे हाई स्कूल 11th और 12th के लिए, उनके लिए अलग से NCERT की किताबें। और जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग नौकरी पाने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, जनरल नॉलेज है या कोई जनरल साइंस की किताबें हैं या जनरल इंफॉर्मेशन है, जो रीजनिंग है या आप कहें इंग्लिश है, ये सब भी किताबें हमने यहाँ रखी है कि वो लोग यहाँ आए, पढ़ें। चाहे तो वो इशू करा के अपने घर भी ले जाएं, लेकिन वापस ज़रूर करें, और या यहीं पर टेबल है, कुर्सी है, वो बैठ के पढ़ें और वापस करें। तो इस तरीके से देखिए, ऐसा है कि हम ये काम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमारा कुछ बड़ा नाम हो जाए या हम कुछ बहुत बड़ा चीज़ पा जाएंगे, ऐसा ध्येय बिल्कुल नहीं है। सवाल ये है कि अगर इस मुहिम में जब समाज आगे तो बढ़ रहा है, हम ये नहीं कहेंगे कि पीछे हट रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी आगे बढ़ने की जो रफ्तार है वो रफ्तार नहीं है जो होनी चाहिए। 70 सालों में हमने बहुत प्रोग्रेस किया, हमारे हर क्षेत्र में हमने ऊंचे पदों को भी पाया है, हमने राजनीति में भी अपनी धाक जमाई है। और समय की बात है, कभी ऊपर नीचे चलता है, ये निराश होने का कोई मतलब नहीं। लेकिन जितनी तेजी से हमने प्रगति की है, उसको देखकर कुछ लोगों के पेट में, मस्तिष्क में दर्द है। वो नहीं चाहते कि इनको और थोड़ा सा भी हम सपोर्ट करेंगे तो ये तो हमको भी सुपरसीड कर जाएंगे। तो वो जो एक डर है, उस डर की वजह से आपने देखा होगा कि बहुत कुछ चीज़ें धीरे धीरे बदलनी शुरू हुई हैं। आप लोगों को चाहे आइडिया हो या ना हो, आपको ताज्जुब होगा कि एक बाबा साहब की स्पीच के वॉल्यूम्स हैं, 40-45 वॉल्यूम्स हैं। पूरी दिल्ली में वो गवर्नमेंट उसको बनाती है और मार्केट में गवर्नमेंट ही उसको वितरित करती है, लोग खरीदते हैं। पिछले 1 साल से सरकार ने वो वॉल्यूम छापना बंद कर दिया। हमने दिल्ली के जितने पब्लिकेशन है सब में ट्राई किया, लेकिन नहीं मिल पाया। तो सवाल ये है कि क्यों इतना डर है? बाबा साहब की वॉल्यूम जो उन्होंने स्पीच दिया है, जो बोला है, उसी का संकलन है। तो लोगों को ये पता ना चले कि उन्होंने क्या कहा। इंग्लिश के अवेलेबल है, हिंदी के अवेलेबल नहीं है। क्यों? अंग्रेजी तो हमारे लोग जानते ही नहीं है, कौन पढ़ेगा और कौन समझेगा। तो हिंदी में जो थे वो नहीं मिल रहे हैं। सवाल ये है कि ये मानसिकता खतरनाक है और इसको समझ के हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम वो लाएंगे कहीं ना कहीं से, मिलेगा जरूर। तो आप सब लोगों से एक निवेदन ये है कि आप सभी लोग अपने परिवार में, अपनी महिलाओं में, लड़कियों में, बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाइए। वो जो भी पढ़ें, ये ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत बड़ी चीज़ें ही पढ़ें, वो हिंदी पढ़ें, वो इंग्लिश पढ़ें, इवन वो संस्कृत पढ़ें, उनको पढ़ना जो उनका इंटरेस्ट है उसमें आगे बढ़ाइए। और किताबें उनको अवेलेबल कराना ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। और किताबें
ग्रहण करना और पढ़ना ये बच्चों का अधिकार है। मतलब कहने का ये है कि उनको आप सस्ते कपड़े दे सकते हैं, लेकिन अच्छी किताबें जरूर दीजिए। आप उनको कम पैसे के जूते चप्पल दे दीजिए, लेकिन उनको क्वालिटी का कॉपी किताबें और पेन दीजिए। यही होगा, एक काम है ये। देखिए, इस काम में हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है। कोई बड़ा आदमी नहीं है, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा हो तभी करेगा, नहीं। कोई भी व्यक्ति, जो सबसे गरीब व्यक्ति भी है, अगर वो इस काम में कोई कंट्रीब्यूशन करता है तो वो उसका एक आने वाले समय में उसका एक ये योगदान रहेगा और समाज उसको जाने में या अनजाने में कभी भूलेगा नहीं। एक कहानी मैं आपको बताता हूँ कि एक जंगल में बहुत आग लगी हुई है। आग लगी है, सारे पशु पक्षी भाग रहे हैं, कुछ जो नहीं भाग पा रहे वो मर रहे हैं। तो एक छोटी सी चिड़िया आती है, वो कहती है कि भाई ये तो आग लगी है, क्या किया जाए। तो वो क्या करती है कि एक नदी चल रही है, उसमें से अपनी चोंच में पानी लेती है और उस पर डालती है। उधर से एक बंदर भी बैठा है, वो कहते हैं क्या पागलपन है चिड़िया, तू क्या कर रही है? तेरे इस एक बूंद से क्या आग बुझ जाएगी? तू इतना पागलपन क्यों दिखा रही है? अपनी जान बचा। तो चिड़िया ने कहा कि ये तो मुझे भी पता है कि मेरी एक चोंच के जो एक बूंद है पानी की, उससे आग बुझेगी नहीं, लेकिन जब कभी भविष्य में ये इस अग्निकांड की चर्चा होगी, उसमें मेरी इसलिए चर्चा होगी कि मैंने एक बूंद डालने की कोशिश की थी, आग बुझी या नहीं बुझी। लेकिन तुम्हारी जो चर्चा होगी, तुम तमाशा देख रहे हो बैठ कर के डाल पर, इसलिए चर्चा होगी कि तुमने कुछ नहीं किया और जो कुछ करना भी चाहते थे उनको भी रोकने की कोशिश की। तो सवाल ये है कि ये हम छोटा सा काम कर रहे हैं, एक बूंद की तरह है उस चिड़िया की। हम भी समझते हैं कि हम बहुत बड़ा महान कुछ ये नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आग जो लगी हुई है इसको थोड़ा थोड़ा भी अगर बुझाने की कोशिश करें, ये बुझेगी नहीं बुझेगी ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन हम अपना जिम्मेदारी, अपना ड्यूटी तो कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आपको बच्चों को, देखिए एक और डिमोशन की कहानी होती है। बहुत लोग कहते हैं नौकरी तो मिल नहीं रही है, पढ़ के क्या करेंगे, यही कहते हैं ना, अरे नौकरी नहीं है यार तो कैसे पढ़ेंगे, क्या जरूरत है पढ़ने की, अरे काम तो यही करना है मुझे। ये जो एक भावना फैलाई गई है समाज में, ये सोच समझ कर फैलाई गई है। नौकरी लेना शिक्षा का ध्येय नहीं होता है। नौकरी लेने के लिए मानता हूं कि नौकरी मिलेगी, शिक्षा होगी तो मिलेगी, लेकिन अगर नहीं मिलेगी तो क्या आप पढ़ना छोड़ देंगे? इतने सदियों से, एंशिएंट पीरियड से, वैदिक काल से, उससे भी पहले से भगवान बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी है, क्या वो नौकरी पाने के लिए दी थी? सबको नहीं दी थी ना। भगवान बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी थी वो इंसान बनाने के लिए। मेरा अच्छा क्या है, बुरा क्या है, मेरे प्रति कौन क्या भावना रखता है, बिना बोले अगर मैं समझ जाऊं कि इस व्यक्ति में मेरे प्रति ये भावना है तो ये एक शिक्षा और मैं सुदृढ़ और संभल सकता हूँ। तो सब यही एक इस समाज की सबसे बड़ी कमी है कि हम व्यक्ति की पहचान नहीं कर पाते, अपने व्यक्ति की तो कर ही नहीं पाते, दूसरों को भी नहीं कर पाते हैं, और वो आपको समय समय पर मूर्ख बनाते हैं। चाहे तो वो पैसे का लालच देते हैं, चाहे तो वो दूसरे लालच देते हैं, और वो एक समय होता है। देखिए, अगर शिक्षा नहीं होगी आप समय की वैल्यू को पहचान नहीं पाएंगे। एक समय आप पूरे साल सोते रहिए, आप 4 साल सोइए, 5 साल सोइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो समय डिसीजन का है, अगर उस समय डिसीजन में आपने अपना योगदान सोच समझ कर नहीं करेंगे तो फिर अगले 5 साल भी आप सोएंगे ही सोएंगे। तो आपको समय की वैल्यू को पहचानना है। अरे मैं पूरे साल कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब डिसीजन मेकिंग का समय है उस समय आप सोच समझ कर अपना इस्तेमाल कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें पॉलिटिकली ही स्ट्रॉन्ग होना है, पॉलिटिकली भी स्ट्रॉन्ग होना है, हमें आर्थिक तौर पर भी स्ट्रॉन्ग होना है, हमें बौद्धिक तौर पर भी स्ट्रॉन्ग होना है, और हमें सामाजिक तौर पर स्ट्रॉन्ग। तो आप अगर देखेंगे, अगर मैं कहूँ कि ये एक सीक्वेंस है, मतलब एक श्रृंखला है। सबसे पहले व्यक्ति समाज को इकट्ठा करता है, जब इकट्ठा होता है तो वो देखते हैं कि हमारे समाज में कमियां, तो शिक्षा की तरफ जाना चाहिए। जब हम देखते हैं कि हम शिक्षित भी हो गए हैं तो हमें नौकरी की तरफ जाना चाहिए, पैसा लाना है ना। और जब हम नौकरी में आ गए, जैसे हम लोग हैं, अब हमें फर्दर नौकरी की तरफ नहीं देखना है, हमको बिजनेस की तरफ देखना चाहिए। आर्थिक उन्नति नौकरी से कभी नहीं हो सकती है, समझ लीजिए आप। अगर आपको आगे बढ़ना है, इस देश के ऊपर राज करना है, अपनी सत्ता लानी है, तो बिजनेस में आइए।
नौकर नौकर ही होता है, वो हेड टू माउथ है। तो लेकिन एक सीक्वेंस है, अचानक हम नहीं, उछल कूद ठीक नहीं होती, तो उछल नहीं सकते हैं, तो एक सीक्वेंस है। हम लोग नौकरी में, हमारे बच्चे बिजनेस में जाना चाहिए। ये अगर है तो सीक्वेंसली हम आगे बढ़ेंगे और एक दिन होगा कि हम इस देश के हर ऊंचे पद पर होंगे। तो मैं बस इतना ही कहने के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि आप समझिए चीज़ों को। एक और बात कहना चाहता हूं कि जितने भी हमारे इस तरह के सामुदायिक केंद्र हैं जो सोसाइटियाँ चलाती हैं, इनको ऑर्गेनाइज कीजिए। ऑर्गेनाइज करने का मतलब है इनमें इनकम कहाँ से आए, आप इनकम के साधन ढूंढिए। कैसे इनकम हो, इतना बड़ा आपके पास प्रॉपर्टी है, इसमें इनकम कैसे आए, उस इनकम से इसका डेवलपमेंट कीजिए। और प्लस मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने वापसी की तरफ जाना है। वापसी की तरफ कैसे जाना है, जहाँ अभी हम हैं वो हमारा घर नहीं है, हमें वापसी की तरफ जाना है। एक साथ नहीं जा सकते, स्मॉल स्टेप लेने पड़ेंगे। काफ़ी समाज आगे बढ़ गया है। जहाँ जहाँ पर बुद्ध की प्रतिमा आप लगाते हैं, वहाँ पर मेरा ये कहना है कि चाहे छोटा ही सही, एक छोटा स्तूप भी बनाइए। स्तूप बनेगा तो बुद्ध का एक पहचान है वो स्तूप। बिना स्तूप के बुद्ध की मूर्ति वैसी ही मूर्ति है जैसे कि और देवी देवताओं की मूर्ति आपने लगाई हुई है। तो जब तक बुद्ध के साथ में स्तूप नहीं है तो वो बुद्ध नहीं है। तो इसलिए मेरा एक रिक्वेस्ट ये है कि जहाँ पर भी बुद्ध की मूर्ति लगे वहाँ हम ये अभियान भी चलाना चाहते हैं कि छोटे छोटे स्तूप बनाइए। हम नहीं कहते कि बड़ा स्तूप बने, लेकिन जितना बड़ा आपने मंदिर बनाते हैं उतना स्तूप बनाइए। वो एक पहचान बनेगी और उससे क्या होगा, लोगों में जागरूकता आएगी कि ये है मेरा घर। 84,000 स्तूप थे, कहाँ चले गए? कितने मंदिर बने हुए हैं, सब बुद्ध की मूर्तियों को कन्वर्ट करके हिंदू मंदिरों में बदल दिया गया। मद्रास में अभी एक मूर्ति की पहचान हुई है ना, बौद्धिस्ट को सौंप दिया गया है। पुराना हजारों साल का मंदिर था जिसको वो टेम्पल में बदल दिया। ये सब होगा। प्लस ये एक बात और है कि हम ये भी सोच रहे हैं चलाना कि हम एक अभियान के तहत घर घर संविधान, हर घर संविधान, एक कॉपी संविधान की हम बांटना चाहते हैं सब दुनिया में। जितना बांट सकते हैं हमारी कैपेसिटी है, लेकिन हम आपसे भी आग्रह कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। आप जैसी संस्थाएं जो चल रही हैं वो भी इस तरह के कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ सकती हैं। आप अपने एरिया में हर घर संविधान बांटिए। 60 रुपये 50 रुपये की कॉपी आती है, हम अवेलेबल कराएंगे आपको इतनी सस्ती कॉपी, ठीक है ना। आपके यहाँ अगर 4000 वोट्स हैं, 4000 वोट्स में आपके 1000 परिवार हैं, तो आप 1000 कॉपी बांटिए, 6000 रुपये की है, क्या प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत नहीं है। तो हर घर संविधान पढ़े ना पढ़े घर में रहना चाहिए। कभी ना कभी खाली बैठे तो कोई ना कोई उठा के पड़ेगा ना।